नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। उत्तराखंड सरकार के चारधाम देवस्थानम एक्ट को बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। स्वामी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि वो इसी हफ्ते देवस्थानम एक्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। स्वामी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने जो किया है वो दुखद है। ये ट्वीट सामने आया है सुब्रमण्यम स्वामी का। उन्होंने कहा है कि इसी हफ्ते में याचिका दाखिल करूंगा उत्तराखंड हाईकोर्ट में और इस फैसले को चुनौती दूंगा। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष बंशीधर भगत ने साफ कर दिया है कि राज्य में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। भगत ने कहा कि यह बात सिर्फ अफवाह है और इस अफवाह में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कोई हाथ नहीं है। हरिद्वार में बीजेपी के कार्यक्रम के बाद भगत सिंह ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के ही नेतृत्व में पार्टी अगला चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बंशीधर भगत का एक बड़ा बयान सामने आया है। शिविर कोई सत्ता परिवर्तन पर चर्चा के लिए नहीं था। ये शिविर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे पार्टी मजबूत हो, कैसे हमारा बूथ प्रबंधन ठीक हो, कैसे हम 2022 को दोबारा से चुनाव जीतें, इस पर। तो मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और सबसे पहले मंडल अध्यक्षों को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। हरिद्वार में इसके लिए बड़ा मंथन किया गया। बीजेपी ने 2022 में प्रदेश की सत्ता में एक बार फिर पार्टी का परचम लहराने के संकल्प के साथ हरिद्वार के निष्काम सेवा ट्रस्ट में नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों के साथ 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया और इस वर्कशॉप में नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों को बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए कहा। इसको हम चुनाव को देख करके नहीं मानते, क्योंकि इसमें कोई चुनावों का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। इसमें वैचारिक प्रशिक्षण है। देश की जो समस्याएं हैं, राज्य की जो परिस्थितियां हैं, उन सब के बारे में बताया जाता है। 2022 को टारगेट के रूप में मानते हुए मंडल अध्यक्षों को कहा गया कि वो अपने हर बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा करें। इसके लिए बीजेपी 6 अप्रैल से हफ्ते भर का अभियान भी चलाएगी। मेरा सब मिला करके ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई बहन जितने हैं उनको ऊर्जावान बना करके, तरोताज़ा बना करके खड़ा करना है, ताकि हम 2022 के चुनाव में 100% विजय हासिल कर सकें। मंडल अध्यक्षों के बाद पार्टी ने बूथ और जिला अध्यक्षों के लिए भी इसी तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने का फैसला लिया है। कुल मिलाकर बीजेपी चाहती है कि जब वो 2022 की जंग में उतरे तो उसकी तैयारी पूरी हो। हरिद्वार से सुनील पाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड की विधानसभा की समितियों को लेकर विधायकों की लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डेलीगेट लेजिस्लेशन कमेटी की बैठक मार्च 2019 से अब तक एक बार भी नहीं हुई। विधानसभा में ऐसी कई समितियां गठित की जाती हैं जो प्रदेश की तमाम नीतियों और विधानसभा के कार्यों को लेकर समीक्षा करती हैं। इन कमेटियों में एक डेलीगेट लेजिस्लेशन कमेटी भी है जो विधानसभा में बने कानूनों और उनकी सर्विस रूल की जांच करने का काम करती है। लेकिन कमेटी की 2018-19 में मात्र 6 बैठकें हुई, तो वहीं मार्च 2019 से अब तक एक भी बैठक नहीं हुई। यानी प्रदेश में जो कानून बने हैं और उनमें नियमों के मुताबिक सर्विस रूल बने हैं कि नहीं, इस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। समितियों का महत्व जितने भी माननीय विधायक उस समिति में है उसका वो समझें, और मैं फिर उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि कम से कम देखिए, कुछ सीखने को मिलता है। जो नए सदस्य उनको सीखने को मिलता है, जो अनुभवी सदस्य उनसे हमें लाभ मिलता है। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत डेलीगेट लेजिस्लेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो कहते हैं कि चुनाव और पार्टी के कार्यक्रमों के कारण समिति की बैठक नहीं कर पाए हैं। के विधायन समिति का अध्यक्ष मैं हूँ। मैंने 3-4 बैठकें उसकी की भी, लेकिन इधर कुछ हालात ऐसे रहे, कभी कोई चुनाव, कभी कोई चुनाव, कभी कुछ, फिर कभी विधायकों की व्यस्तता बढ़ गई, इसके कारण नहीं कर सके। रिकॉर्ड तो यही कह रहा है कि विधायक समितियों की बैठकों में रहते ही नहीं है। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड के विधायक संसदीय सिस्टम को लेकर कितने सजग हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से किशोर रावत की रिपोर्ट। देहरादून से दिल्ली का सफर करने वाले यात्रियों को केंद्र सरकार बड़ी सौगात देने की तैयारी में है, जिसके बाद देहरादून से दिल्ली का सफर 6 से 7 घंटे की जगह सिर्फ 2 ही घंटे का रह जाएगा।
सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बताया कि दिल्ली देहरादून रूट पर जल्द ही एक्सप्रेसवे का ऐलान किया जाना है और रूट पर 180 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा। हाईटेक टेक्नोलॉजी के जरिए एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और दून से दिल्ली की दूरी सिर्फ 2 घंटे की रह जाएगी और केंद्र सरकार जल्द ही इसकी घोषणा करने वाली है। एक्सप्रेसवे के रूट में देहरादून के बाद सहारनपुर, बागपत और गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी होकर दिल्ली के अक्षरधाम तक ये एक्सप्रेसवे जाना है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी घोषणा भी शायद हो जाएगी और ये रूट जो हमारा होगा देहरादून से सहारनपुर, बागपत और ट्रॉनिका सिटी होते हुए और सीधा ये दिल्ली जुड़ेगा। अभी भी इस मार्ग की जो लंबाई है 180 किलोमीटर है, तो उससे एक तो मार्ग और शॉर्ट हो जाएगा और फिर एक्सप्रेसवे होगा तो 2-2.5 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये भारत सरकार में लगभग इस पर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल श्रीनगर गढ़वाल के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम GITI मैदान में आयोजित 12 दिवसीय राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगे। सरस मेले में 150 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें किसानों के उत्पादों के साथ पहाड़ का हस्तशिल्प भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मेले में बायर सेलर मीट का आयोजन भी किया जाना है। तो पर्वतीय क्षेत्र की जनता के लिए एक अच्छा अवसर है, खरीदारों के लिए अच्छा अवसर है, जितने लोकल हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए अच्छा है और साथ ही साथ इस मेले के अतिरिक्त हम लोग बायर्स और सेलर्स की भी एक मीट करा रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में नकल मामले पर वन मंत्री हरक सिंह रावत का पहली बार बयान सामने आया है। वन मंत्री का कहना है कि अभी इस मामले की जांच करवाई जा रही है। क्या नकल एक ही सेंटर पर हुई थी या फिर पूरे प्रदेश में ऐसा हुआ था? उन्होंने कहा कि इसके बाद ही सरकार परीक्षा को रद्द करने या फिर नहीं करने का फैसला करेगी। साथ ही हरक सिंह रावत ने यह भी कहा कि अगर नकल सिर्फ एक ही सेंटर पर हुई है तो सिर्फ वहीं की भर्ती रद्द की जाएगी। हरिद्वार में गलती की बात तो सामने आ गई, तो क्या हरिद्वार में पेपर पूरे हरिद्वार में रद्द किया जाएगा? जब आप पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि जहाँ जिस सेंटर में या जहाँ भी कोई गड़बड़ होगी तो वो उसको निरस्त कर सकते हैं कि जितना स्तर उसका प्रभाव जितना भी होगा उसको निरस्त कर सकते हैं, उतने पोर्शन में दोबारा एग्जाम करा सकते हैं। दरअसल राज्य में हुए फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा नकल मामले में अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू के इस्तीफे की मांग भी उठने लगी है। राज्य में बेरोजगार संगठन के कार्यकर्ता ने एस राजू के इस्तीफे की मांग करते हुए भर्ती परीक्षा को रद्द करने और हाईकोर्ट के जज से मामले की जांच करवाने की मांग उठाई है। कई मामलों में इन पे विवाद रहे हैं। शासन के दौरान ऐसे व्यक्ति को आयोग के पद से तुरंत पदमुक्त करना चाहिए। एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, अनुभवी, संवेदनशील, जानकार अधिकारी को आयोग का चेयरमैन बनाना चाहिए। गैरसैंण में इस बार होने वाले विधानसभा बजट सत्र में कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। जनता से जुड़े मुद्दों को पार्टी ने अपना एजेंडा बना लिया है। महंगाई और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा पर कांग्रेस के तेवर बेहद तल्ख नजर आ रहे हैं और इन्हीं तेवरों के साथ पार्टी विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में है। हर बार की तरह गैरसैंण राजधानी का मुद्दा तो सत्र में होगा ही, साथ ही साथ महंगाई और बेरोजगारी पर भी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस तैयार है। हालांकि 5 दिन का सत्र कांग्रेस को खल रहा है। सत्र की जो अवधि है बजट सत्र के दृष्टिकोण से बहुत कम है, लेकिन कांग्रेस के पास प्रदेश के अंदर जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हम सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे। अब कांग्रेस जन मुद्दों को लेकर तैयारी में है तो बीजेपी कांग्रेस को पुराना इतिहास याद दिला रही है। विधानसभा का सत्र इसीलिए ही हो रहा है कि जन सरोकारों के मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन अभी तक के रवैये से तो कांग्रेस का ये लगता नहीं है कि उनके पास जन सरोकार के कोई मुद्दे हैं। कुल मिलाकर बजट सत्र का मौका सरकार के लिए उपलब्धियां गिनाने का होगा तो कांग्रेस की एकजुटता पर सबकी नजर होगी, क्योंकि बिना एकजुट हुए 5 दिन के सत्र में सरकार को घेर पाना कांग्रेसियों के लिए आसान तो नहीं होगा। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उधर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने देहरादून के राज राजेश्वरी विहार में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने एक सामुदायिक भवन, 3 नलकूपों और मिलन केंद्र का शिलान्यास किया। सीएम ने इस मौके पर कहा कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व समाज के प्रति होना चाहिए, क्योंकि उनके क्षेत्र से ही उनकी छवि बनती है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने इस मौके पर यहां के लोगों को सौगात भी दी। जनप्रतिनिधि
उनका दायित्व तो समाज के प्रति है और समाज में अच्छे जनप्रतिनिधि आने चाहिए, अच्छे लोग आने चाहिए, तो उससे उनके क्षेत्र की भी छवि बनती है और उनकी तो अपनी निजी छवि बनती ही बनती है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बयानों और दावतों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अब इस बार हरीश रावत अपने दिल्ली के घर पर पहाड़ी खाना खाते हुए नजर आए और इसका वीडियो भी हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। हरीश रावत के घर पर काले भट्ट के डुबकों के साथ मडुए की रोटी बनाई गई थी, जिसे हरीश रावत ने स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद बताया और साथ ही हरीश रावत के घर पर गेठी के गुटके भी बने हुए थे। इस दौरान हरीश रावत अपनी पत्नी रेणुका रावत का धन्यवाद भी कर रहे थे कि उन्होंने उनकी बेटी को भी पहाड़ी खाना बनाना सिखा दिया। इन्होंने मेरे बच्चों को भी वो डुबके और भात भी बड़ा पसंद करते हैं। मैं तो पौड़ी और हरिद्वार में खादर का हिस्सा सम्मिलित है, वहाँ अनेमिकनेस की खून की कमी है, उसके सब। और अब खबर उन बच्चों की जो अपनी हसरतें पूरी करने के लिए उतर रहे हैं अपराध के दलदल में। रिपोर्ट देखिए। नाबालिग लड़कों की बदमाश कंपनी अपने खर्चे चलाने के लिए करते हैं चोरी। जुवेनाइल कोर्ट ने भेजा बाल सुधार गृह। थाना कैंट इलाके और राजपुर क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लोग एक के बाद एक चोरियों से परेशान थे। जब पुलिस ने जाल बिछाया और रातों को गश्त बढ़ाई तो 2 दिनों के भीतर ही पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और ऐसे नाबालिग चोर गिरोह को पकड़ा जो इन घटनाओं को महीनों से अंजाम दे रहे थे। अगले दिन रात्रि को ही कुछ अज्ञात बच्चे जो है ताला तोड़ने का प्रयास करते हुए पकड़े गए थे। हमारी चीता गश्ती दल ने उनको पकड़ा था और काफी प्रयास के बाद पकड़ा था। पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़कों ने पूछताछ में बताया कि वो अपना खर्च चलाने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। छत्र चुराने का प्रयास कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि इसमें ज़्यादातर लोग जो हम लोग पकड़ रहे हैं वो जुवेनाइल हैं, तो उसमें थोड़ा सा जो क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है उसके साथ साथ अवेयरनेस का जो पार्ट है उस पर भी हम लोग काम करेंगे। भले ही अपराध के चलते आज जुवेनाइल कोर्ट ने इन मासूमों को बाल सुधार गृह भेज दिया हो, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी वो आज अपराध की दुनिया में कदम रख चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। ब्रिटिश शासन में प्रस्तावित टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर एक बार फिर से सूबे की सियासत गर्मा गई है। बीते दिनों रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस रेल लाइन को अलाभकारी करार दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का पहला सर्वे भले ही अंग्रेजों ने 1890 में कर लिया हो, लेकिन ये रेल लाइन आज भी सर्वे से 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाई है। काली नदी के किनारे प्रस्तावित इस रेल लाइन के बनने से चीन और नेपाल बॉर्डर पर तैनात जवानों को तो आसानी होगी ही, साथ ही साथ अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर के लिए विकास के नए आयाम भी खुलते। लेकिन बीते दिनों रेल मंत्री ने इस योजना को अलाभकारी करार दिया, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर है। एक तरफ चाइना ठीक हमारे द्वार पर कालामुनि के पास आ चुका है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन पिछले 5 सालों में जबकि ये राष्ट्रीय महत्व की योजना थी, सर्वे सब कुछ हो चुका था, सिर्फ भारत सरकार को पैसा देना था। पिछले 5 सालों तो कुछ किया नहीं और अब लाभकारी और लाभकारी का क्या मतलब होता है। 137 किलोमीटर लंबी टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 1890, 1912 और 1929 में सर्वे किया था। आजाद भारत में पहली बार 2006 में इसका सर्वे हुआ। साथ ही ये उम्मीद जगी थी कि दशकों का सपना शायद साकार हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। रेल मंत्री के ताजा रुख से बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये बात अलग है कि बीजेपी सांसद की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय के अंदर नई जो सर्वेक्षण के काम हैं उनमें इन कामों के साथ जो हमारे पुराने काम पेंडिंग रहे उनके भी सर्वेक्षण किए जाएंगे। बीते दशक में पहाड़ों में जहां कश्मीर घाटी में रेल पहुंची, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम भी तेजी से चल रहा है। लेकिन सामरिक नजरिए से जरूरी टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का प्रोजेक्ट वक्त के साथ पूरी तरह हाशिए पर आ गया है। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में रोडवेज का सफर आज से महंगा हो गया है। मैदानी इलाकों में 15% तो पर्वतीय मार्गों में 5% किराया बढ़ाया गया है। साधारण बसों में मैदानी मार्गों में 18 पैसे, पर्वतीय मार्गों में 8 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा है। एसी बसों में 20 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, तो वोल्वो बसों में 3 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है किराया। आप भी देख सकते हैं कहां पर कितना किराया बढ़ाया गया है। देहरादून से हल्द्वानी पहले 375 रुपये था, अब 438 रुपये हो गया है। इसी तरीके से देहरादून से हरिद्वार पहले 75 रुपये था, अब 87 रुपये किराया हो गया है। तो बढ़ी हुई कीमतें क्या हैं हम आपको बता रहे हैं। देहरादून से अल्मोड़ा का सफर अब 540 के बजाय 567 रुपये में तय करना होगा। देहरादून से अगर आपको मसूरी जाना है तो पहले आप 60 रुपये दिया करते थे, अब आपको 65 रुपये देने पड़ेंगे। और चलिए रुक करते हैं पहाड़ एक्सप्रेस का। अल्मोड़ा में प्रमोशन में आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर SC/ST एम्प्लॉइज फेडरेशन ने प्रदर्शन किया। टिहरी में भी कांग्रेस की गुटबाजी और अंतरकलह अब खुलकर आई सामने। राकेश राणा के जिला अध्यक्ष बनने के बाद से कई कार्यक्रमों में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नदारद। टिहरी में प्रमोशन में आरक्षण की मांग सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर SC/ST OBC कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में कसार देवी मार्ग में इको सिमतोला पार्क अपनी खस्ताहाली का रोना रो रहा है। पार्क के लिए एक DPR बनाकर जल्द ही काम किया जाएगा। बागेश्वर के कुरली गांव में जंगली सुअर के आतंक से लोग परेशान। एक युवक पर सुअर ने हमला कर घायल कर दिया। रामनगर के ऊंट पड़ाव के प्राथमिक विद्यालय में अगले सत्र में 2 और शिक्षकों को तैनात किया जाएगा, जिससे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो पाए। आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर से सटीक साबित हुआ है। देहरादून में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि शुरू हो गई। अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से सड़कों पर सन्नाटा छा गया। पूरे प्रदेश में भी निचले इलाकों में जहां बारिश हुई तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से भारी बर्फबारी हुई है। और आज रात में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। ऋषिकेश के चंदेश्वर मंदिर में शिव महोत्सव आज खत्म हो गया। इस मौके पर भक्तों ने शिव बारात निकाली, जिसमें भोले शंकर नंदी पर सवार होकर अपने गढ़ों के साथ निकले। नाचते झूमते पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई और लोग भी इसे देखने के लिए भारी संख्या में पहुंचे। कोटद्वार में एक सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहा है और इसके पीछे है एक बेहतरीन शिक्षक। आइए आपको दिखाते हैं। आज के समय में जहां टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिश्ता व्यावसायिक बनता जा रहा है, तो वहीं इन सबसे अलग कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो अपने काम को जिम्मेदारियों के साथ निभा रहे हैं और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटे हैं। कोटद्वार से 50 किलोमीटर दूर द्वारिखाल ब्लॉक का कोटलमंडा प्राथमिक विद्यालय, जिसको स्मार्ट स्कूल बनाया यहाँ के टीचर्स ने। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स ने खुद की सैलरी से पैसे इकट्ठा कर स्कूल को स्मार्ट स्कूल में तब्दील कर दिया। हमारा प्रयास ये होगा कि हम बच्चों को आजकल के जो एक पब्लिक स्कूल का जो एक हमारे पास मानदंड रख दिया गया है कि वहाँ पर ये होती है, हम उसी लेवल की पढ़ाई और उसी लेवल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ पर देना चाहते हैं। 55 बच्चों का ये स्कूल पूरे जनपद में अपनी अलग पहचान बना रहा है। स्कूल की क्लास में बच्चों को आसान और बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए चार्ट, पोस्टर, वॉल पेंटिंग लगाए गए हैं। साथ ही अलग से लाइब्रेरी और कंप्यूटर के साथ स्कूल में प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर ही बच्चों की ड्रेस की व्यवस्था भी की गई है। यह बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। जगह तो कम है, तो वहाँ जिस तरह से मैम ने फ्लेक्स बनाया है तो पूरा लाइब्रेरी का लुक देता, ताकि बच्चों को भी पता चले कि लाइब्रेरी किस वे में होती है। सरकारी स्कूल के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ कंपटीशन कर सकें, इसके लिए इन अध्यापकों का प्रयास भी सराहनीय है। न्यूज़ 18 के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के परिजनों से आज सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मुलाकात की। सीएम ने उनके घर जाकर शहीद को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से
मुलाकात की। सीएम ने इस मौके पर कहा कि चित्रेश बिष्ट खतरों से खेलने वाला नौजवान था। एक शहीद की शहादत पर हमको गर्व है। वहीं शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के पिता ने कहा कि मुख्यमंत्री से शहीद चित्रेश की याद में चित्रेश फाउंडेशन के बारे में बातचीत हुई है, जिसमें मेधावी 10 बच्चों को 10-10 हज़ार रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। नौजवान बच्चा चित्रेश बिष्ट जो अपनी जाबाजी के लिए जाना जाता था सेना में, और जो खतरों से खेलने में जिसे आनंद आता था, आज उनके माता पिता को मैं सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आया, उस शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आया, क्योंकि किसी भी वीर के प्रति श्रद्धा भाव और सम्मान का भाव हर देशवासी का एक कर्तव्य बनता है। दरअसल में जब मैं उनसे मिला था तो 16 तारीख को उसका बलिदान दिवस था। उस दिन वो यहाँ थे नहीं, तो उसकी वजह से वो कल आने वाले थे, कल भी फिर वो टाइम नहीं मिला तो आज आए। बाकी उनसे बात हुई थी, वही जो 11 मेधावी बच्चे जिनका स्कॉलरशिप हम अपनी उसके फंड मतलब फाउंडेशन की ओर से 10-10 हज़ार रुपये देंगे उत्तराखंड के गरीब बच्चों को, और बाकी जो गवर्नमेंट को जो भी करना है वो अपना। टेहरी के प्रतापनगर के सिद्धपीठ ओणेश्वर महादेव के बारे में, जहां भगवान शंकर की पूजा अर्चना से निसंतान दंपतियों की गोद भर जाती है, क्या कुछ और खासियत है वहां की, आइए आपको दिखाते हैं। टिहरी जिले के प्रतापनगर ब्लॉक की ओणपट्टी के देवल गांव में भगवान शिव का मंदिर ओणेश्वर महादेव मंदिर है। मान्यता है कि ओणेश्वर महादेव मंदिर निसंतान दंपतियों के लिए वरदान है। महाशिवरात्रि के दिन जो दंपति हाथ में दीपक लेकर पूरी रात शिवलिंग को निहारता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। जिनके निसंतान लोग होते हैं वो लोग यहाँ पर जो है रात्रि को जो है जागरण के लिए आते हैं, और उनकी मनोकामनाएं जो है तो अधिकतर यही है कि सफल होती है। ओणपट्टी में चाहे फसलों की बुआई हो या रोपाई हो या फिर कटाई हो, सबसे पहले ओणेश्वर देवता के खेत से ही शुरू की जाती है। देवता के खेत में पैदा होने वाली धान से ही मंदिर के शिवलिंग का लेपन किया जाता है। देखिए, ये ओणेश्वर महादेव का सबसे प्रसिद्ध तपस्थली है, और यहाँ तकरीबन जो है 2 पट्टियों का ओण भदूरा का यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा 30 गाँव के लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी श्रद्धा सबसे ज्यादा है। ओणेश्वर प्रतापनगर के लोगों का, आम जनमानस का आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ओणेश्वर हमारे आराध्य देव हैं, और उन्हीं के भाई हमारी रेखापट्टी में भामेश्वर हैं। वो हमारे प्रतापनगर के आराध्य देव हैं, और प्रतापनगर के लोगों की हजारों हजार श्रद्धालुओं की भावना का प्रतीक है ओणेश्वर। ओणेश्वर महादेव मंदिर निसंतान दंपतियों के लिए एक ऐसा धार्मिक आस्था का मंदिर है जहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। टिहरी गढ़वाल से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर मजदूर की मौत हो गई है। तीसरी मंजिल से काम करते समय मजदूर नीचे गिर गया। यूपी के रामपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक रमेश। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दर्दनाक हादसा हुआ है रुद्रपुर में, जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर मजदूर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल पर वो काम कर रहा था, इसी दौरान अचानक से नीचे गिरा और उसने दम तोड़ दिया। जानकारी मिल रही है कि जिस मजदूर की मौत हुई है उसका नाम रमेश था और वो यूपी के रामपुर जिले का रहने वाला था। बड़ी खबर हम आपको रुद्रपुर से बता रहे हैं, तीसरी मंजिल से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई है। रुद्रपुर इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर निर्माणाधीन इमारत में काम करते वक्त मजदूर रमेश नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।